बिगिनिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते ही होंगे, राइट? क्या होता था तब? तब भी तो लोग कुछ ना कुछ खरीदते थे, बेचते थे। What do you think happened before the Indian Contract Act came into picture? Yes. Online, offline. Everyone is invited to have this discussion. This is a discussion, okay? This is not a class. What do you think? What's your good name? गौरिका। गौरिका बताएं क्या होता था 1872 से पहले, हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते थे? इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करते थे? अच्छा, हाँ। ट्रस्ट, बिलीफ, equity, justice, and good conscience. Equity, justice, and good conscience. Along with this, we had Vedic laws. We had Vedic laws. जैसे कुरान में कुछ पोर्शंस हैं जो लॉ से डील करते हैं, उसी तरह हमारे वेदास में भी कुछ पोर्शन हैं जो लॉ से डील करते हैं। वो बातें जो रोमन्स ने बताई हैं, क्या बताई हैं? पैक्टा sunt servanda। वो बातें हमारे वैदिक लॉज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। वी डिड नॉट नीड टू बोरो दिस फ्रॉम एनीवेयर। We had everything of our own, but still something that is exported has exquisite value. वो थोड़ी luxurious और exquisite लग जाती है, because we think अरे ये तो बाहर से आया है, कुछ अच्छा ही होगा, right? So this is Roman concept. The word must be kept. The word must be kept. कि आपने जो वचन दिया है, जैसे कि अन्वया ने कहा कि वचन देकर के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो जो वचन दिया है उसे निभाना है। दिस इज पैक्टा sunt servanda, राइट? तो ये था हमारे पास, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस था हमारे पास, और हमारे पास थे वैदिक लॉज जो बताते थे कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है। किसी ने कोई वचन दिया है तो उसे निभाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? अंग्रेज आए और कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि वो अपने खुद के कॉमन लॉज लेकर के आ रहे थे वहां से। दे ऑल्सो हैड अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट लॉज, उनके वहां पे भी कुछ रिटन फॉर्म में नहीं था। सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड मेकिंग द 1833 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन द ईयर 1833 दे स्टार्टेड दिस जर्नी। उन्होंने अपने कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स देखे, राइट? यहाँ के कस्टम्स देखे, और उन्होंने एक एक्ट बनाना स्टार्ट किया, और वो एक्ट बनाते बनाते उन्हें 1866 लग गया। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1866 में बन के रेडी हुआ, राइट? और उसके बाद ये फाइनली 1872 में लॉ बना। इट बिकेम अ स्टैट्यूट, इट बिकेम अ लॉ फाइनली इन 1872, राइट? ओके, इसमें पहले तो ये था कि कुछ कुछ एरियाज पे एप्लीकेबल था। फिर 1951 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हमने क्या कहा? दिस विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? 1951 में हमने इसको होल ऑफ इंडिया माइनस जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल किया, राइट? After this, this went on for quite a few years. 2019 में हमने इसे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल किया, राइट? 1 सितंबर 1872 को जो चीज शुरू हुई थी, डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 सितंबर 1872। September 1872 is the date of enforcement of the Indian Contract Act. It is the date when the act was published somewhere in a gazette, जो उस टाइम पे prevalent था, और ये बताया गया कि ये लॉ अब इंडियंस पे एप्लीकेबल होगा। वो आपका डेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है हमेशा, तो
वहां से लेकर के यहाँ तक का टाइम अब जाकर के हमने इसे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल किया है बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, राइट। ये लिख लीजिए आप लोग, ये बात आपको हर एक सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है। जब से JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तब से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आप लोगों का होमवर्क है कि इसका शेड्यूल 5 टेबल 1 देखेंगे आप लोग। शेड्यूल 5 टेबल 1 ये क्या बताता है कि अब वो कौन से लॉज हैं जो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे, बट अब क्या होगा, ड्यू टू द अमेंडमेंट अब वो लॉज जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पर भी एप्लीकेबल होंगे, राइट। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और क्यों हमें ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट की, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले तो ये बताइए। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है, ये तो लीगल डेफिनेशन है, राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? ओके, गुड, टू पार्टीज आर एग्रीइंग टू डू समथिंग, कुछ यूनानिमसली अग्री कर रहे हैं कि हमें ये करना है, राइट, गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू रोमी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? हम्म, okay. And Abhinav is saying to bind other parties, we enter into contracts. All of your answers are correct. ठीक है, सब correct है। लेकिन जब हम legal form में बात करते हैं, जैसे कि आपने point out किया, what is your name? निधि। तो जैसे कि निधि ने पॉइंट आउट किया कि मैम एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, जो कि 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमें बताता है। लेकिन जो बातें आप सब ने कही हैं वो भी सही हैं। अगर मैंने रोमी के साथ प्रॉमिस किया है कि रोमी कल हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक साथ में देखेंगे, आज आज है, आज हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक साथ में देखेंगे, नहीं कल है, शायद मंडे को है ना। ओके गाइस, कम ऑन, करंट अफेयर्स, मुझे मैच का टाइम याद नहीं है, कल है आई थिंक। तो हम, आज है, अभिनव इज सेइंग मैम आज है, ठीक है, ओके। तो ये बात हमने डिसाइड कर ली कि मैं ये मैच आप लोगों के साथ में देखूंगी। और फिर क्या होता है, मैम कहते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो आप लोग देख लीजिए। फिर क्या होगा, क्या आप लोग कहेंगे कि मैम ने प्रॉमिस किया था और अपने प्रॉमिस का ब्रीच कर रहे हैं तो मैम को कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं कर सकते ऐसा, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दो लोगों के बीच में वो रिलेशनशिप है जिसके चलते वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। दिस इज अ बाइंडिंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल. This is the understanding of what a contract is. It is a binding legal relationship between two persons for doing something. राइट, समथिंग में कुछ भी हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्लूड, राइट। ठीक है, अब बात ये आती है कि कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं जो कि सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली अरेंजमेंट्स हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से हमेशा बाहर रखते हैं, राइट। ठीक है, हमारे पास में कुछ थियरीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्यों इन्फोर्स करना चाहिए, इसे 3 थियरीज में डिवाइड किया गया है। पहले 2 ही थियरीज हुआ करती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट की 3 थियरीज हो गई हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द 3 थियरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस अनवया, वेरी गुड। टुमारो इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना एंटरटेनमेंट भी पढ़ाई के साथ साथ जारी रखें। ओनली स्टडी एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट। लिखिए, पहली थ्योरी है सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट।
इसमें लिखेंगे अंडर द सब्जेक्टिव थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द सब्जेक्टिव थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if two parties if two parties entered into a contract with different understandings of what the terms meant, comma, the contract would be considered invalid. The contract would be considered invalid. Full stop. The parties involved have a subjective or the parties involved have a subjective or personal understanding of what they agreed to, full stop. This theory was replaced by the objective theory, all right. इसको समझते हैं. जब हम बात सब्जेक्टिव थ्योरी की करते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी और दूसरे पर्सन की उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स जो है वो नहीं हो रहा था. तो इन्होंने एज अ जनरल रूल ये स्टार्ट किया अप्लाई करना कि जहाँ मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है वहाँ बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, टोटली कंप्लीटली इनवैलिड होगा. राइट, ये थी ओल्ड थ्योरी ऑफ लॉ, ओल्ड थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां पर ऑब्जेक्टिव थ्योरी जब आई इसने इसको रिप्लेस कर दिया. ऑब्जेक्टिव थ्योरी लिखिए नंबर 2, वो क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव थ्योरी, a contract is not just based on what people think or feel, but on what they actually do, full stop. An agreement between the parties is legally binding if, comma, in the opinion of a reasonable person who is not a party to the contract, comma, an offer has been made and accepted, full stop.
यहां पर ऑब्जेक्टिव थ्योरी ने क्या कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टीज ने क्या सोचा आपस में. व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज कि इन फैक्ट्स को देख करके एक रीजनेबल पर्सन के माइंड में क्या आएगा. इन फैक्ट्स को देख करके एक रीजनेबल पर्सन जो कि पार्टी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो अगर ये सोचता है कि इन दोनों के बीच में एक वैलिड ऑफर हुआ था और उसकी एक्सेप्टेंस हुई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इसकी इन्फोर्सेबिलिटी करनी होगी. ठीक है, ये थी आपकी ऑब्जेक्टिव थ्योरी. लास्ट और जो लेटेस्ट थ्योरी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो है थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी. थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी. This is also known as the latest theory of contract. इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए लेटेस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आरजेएस में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेटेस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी. इसका क्या मीनिंग है, लिखिए. द कॉन्ट्रैक्ट गिव्स a right in personam. A right in personam. Personam. That is a right which can be enforced against an individual. A right which can be enforced against an individual. Full stop. A distinction should be made between what a contract is and what performance obligations may be imposed. Performance obligations. What performance obligations? What performance obligations may be imposed. Full stop. Right? थियोरी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसे लेटेस्ट थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत भी एनफोर्समेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो अलाउ कर रहे हैं. जैसे कि अभी आपका क्या हो रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इन दी करंट पार्लांस. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में पूरी तरह नहीं हो पा रहा है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलाउ कर रहा है कि पार्ट में भी परफॉर्मेंस कर लो कॉन्ट्रैक्ट की. जितना कर सकते हो एज मच एज यू कैन, यू शुड परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड कीप योर वर्ड. तो थियोरी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ये कह रही है कि एक राइट मिल जाता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल which is a right in personam. Right in personam क्या होता है, right in personam as opposed to right in rem. वो right होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही एनफोर्स कर सकते हैं. आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सू कर पाएंगे, आप पीएलए को सू नहीं कर सकते उस राइट में, बट ऐसा करना मत. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ एग्जाम्पल. तो अब राइट इन रेम जो है उसमें आप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आप वो राइट क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर के अगेंस्ट ही आप एक राइट क्लेम करते हैं और वो राइट आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है. राइट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म किया जा सके उतना करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो अलग है और उस कॉन्ट्रैक्ट में से क्या क्या परफॉर्म किया जा सकता है उनमें डिफरेंस क्रिएट हो गया है. ठीक है, क्लियर है. ये तीनों थियोरीज जो हैं ये क्लियर होनी चाहिए. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, ऑल राइट. अब ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्जॉस्टिव लॉ है? इज कॉन्ट्रैक्ट एन एग्जॉस्टिव लॉ? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए. इज कॉन्ट्रैक्ट एन एग्जॉस्टिव लॉ? रोमी इज सेइंग नो मैम. What about you guys? ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे,
नो, ओके। लॉजिक्स, फटाफट लॉजिक दे दीजिए जिस जिसने नो कहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जब हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आप लोगों को कहीं पे भी कॉलेज में कोई और टीचर किसी ने भी अगर लाइफ में ये बोला है कि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता और कोड एग्जॉस्टिव होता है, तो वो डिस्टिंक्शन गलत है। नो लॉ इज एवर एग्जॉस्टिव। Held by the Honorable Apex Court in Manohar Lal versus Seth Hira Lal, right? अपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी लॉ एग्जॉस्टिव हो ही नहीं सकता। रीजन बीइंग, कभी भी लेजिस्लेचर फ्यूचर में होने वाली हर पॉसिबिलिटी को देख नहीं सकता। जैसे ही फ्यूचर में कुछ होगा वैसे ही इस लॉ को अमेंड करके इसमें कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, राइट? ये लॉज डायनामिक हैं एंड दे आर ओनली सर्विंग द पर्पस ऑफ द कंटेम्पररी सेटअप ऑफ द सोसाइटी, राइट? उसी फॉर्मेट में अगर हम चल के बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि एक पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा कंपनीज एक्ट, चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड व्हाट नॉट। एवरीथिंग एल्स इज अ स्पेसिफिक लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो कि एक जनरल लॉ बना देते हैं। इट हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ जनरल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज अ जनरल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। और सोगा क्या है? सोगा यानी सेल ऑफ गुड्स। अब एक स्पेसिफिक लॉ है जो कि सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में डील करता है। पार्टनरशिप क्या है? एक स्पेसिफिक लॉ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के साथ में डील करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डील करता है जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, राइट? तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग है वो जिसमें सब कुछ लिखा हो, that which contains everything, nothing else is needed over and above that. That is the meaning of exhaustive. Very good question. Case title, all right. केस टाइटल लिख लीजिए, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। ये वैसे सिविल प्रोसीजर का केस है, बट ऐसे ओबिटर डिक्टा जो है, जैसे जजमेंट आता है तो उसमें रेशियो कुछ और होता है, और ओबिटर डिक्टा जो है साइड की बातें होती है, वो ऐसे थोड़े थोड़े आपको ब्रेड क्रम्स में देती रहूंगी, ठीक है? ये चीज़ें याद रखने की, जब मीन्स के आंसर किसी भी सब्जेक्ट के लिखोगे तो ये चीज़ें काम आती है। वर्सेस सेठ हीरा लाल। मुझे इसकी साइटेशन याद नहीं है, आप लोग देखिएगा गूगल करके कि इसकी साइटेशन क्या है, राइट? यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि सीपी से एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, और साथ साथ रीजंस दिए गए थे कि क्यों कोई भी लॉ कभी एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता, राइट? दिस इज द रीजन कि लेजिस्लेचर सारे के सारे जो भी आने वाले हैं चीजें उनको इमेजिन नहीं कर सकता, राइट? तो देवम इज सेइंग, मैम डिक्टेट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिस्ट्री इतनी ही है जो मैंने बताई आपको। इसमें बस आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिए कि 1833 में बनाना स्टार्ट किया, 66 में फर्स्ट ड्राफ्ट आया, 72 में पहली बार लॉ बना और उसको 1 सितंबर को एनफोर्समेंट में ले आए, है ना? 1 सितंबर को एनफोर्समेंट में ले आए। उसके बाद में अगला अमेंडमेंट जो मेजर हुआ वो ये हुआ कि उसमें जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर करके होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई किया, और लास्टली 2019, राइट? इससे पहले क्या था? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस था और वैदिक लॉज थे, राइट? दिस इज द हिस्ट्री। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही आपको डिक्टेट करवा दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है उसकी, ठीक है? ऑल राइट। अब बताएं कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की जाए तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताता है? डज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेल अबाउट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? नो, व्हाई नॉट रोमी? It's a substantive law, is it? No. Okay.
Devam is saying it's a substantive law. What about you, Abhinav? What do you think? Does Indian Contract Act tell us about the rights and liabilities of contracting parties? Gaurika. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Write down another very interesting question. Does Indian Contract Act does Indian Contract Act determines the rights and liabilities of the contracting parties? Question mark. As opposed to all of your answers, the answer is no. It's okay. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर आंसर सही हो. No, the Indian Contract Act does not determine the rights and liabilities of contracting parties. Full stop. Why? उसका रीजन, उसका लॉजिक ये है. नो लिख लीजिए पहले, उसके बाद लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक समझेंगे. ऑल राइट. लॉजिक ये है, the Contract Act gives an autonomy to the contracting parties to determine their own rights and liabilities. Full stop. The act only provides fundamental / general principles to be followed while making a contract. While entering into a contract. Right? ये बात है. बात ये है कि वो आपको ये नहीं बता रहा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा. वो ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करना है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं. अगर आप वो बेसिक एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होगा वो आपके ऊपर है. क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन पार्टीज. सो इट इज गिविंग अस what? General principles of contracts. General principles of contracts heading डालेंगे और उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे कि general principles कहाँ दिए हुए हैं, क्या हैं. General principles of contract. All right. ये हैं 6 chapters of the Indian Contract Act. These are the 6 chapters of the Indian Contract Act. और यहाँ पर कौन सा चैप्टर किस चीज को बिलोंग करता है ये आपको फिल करना है. दिस इज योर होमवर्क. ये आपको फिल करना है और आपको याद कर लेना है कि कौन सा चैप्टर किस चीज के साथ में डील कर रहा है. सेक्शंस 1 to 75 of the Indian Contract Act. All right? ठीक है. इन जनरल प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स क्यों कह रहे हैं? इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करके थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ देना है इसको फिल करने के लिए कि ये चैप्टर्स क्या क्या बता रहे हैं. राइट?
और उसके नीचे लिखिए नो कॉन्ट्रैक्ट in any law can be made. You're not going to find this anywhere, Romi. You're not going to find this material in your booklet that has been given to you by the academy, not the book given to you by the academy. Okay? No contract in any law can be made without the above general principles. Without the above general principles, the parties, full stop, the parties can enter into valid contracts. The parties can enter into valid contracts only by following these general principles. Only by following these general principles. All right. Initially 266 sections थे, right? 11 chapters थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग किया गया और पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया गया. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ये जो थे ये कौन से चैप्टर्स थे. ये तो सेल ऑफ गुड्स है आपका 76 सेक्शन से लेकर के 123 तक था, जो कि आपका चैप्टर 7 था. चैप्टर 7 था, राइट. इसको 1930 1 जुलाई को अलग किया गया. और ये जो था ये था आपका लास्ट चैप्टर, सेक्शंस 239 टू 266. 239 टू 266 एजेंसी की भी बाद में था, चैप्टर 11 था. और इसको हमने 1932 में अलग किया, 1 अक्टूबर 1932.